नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नया सर्वे जो है वह अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है और यहाँ से प्रीलिम्स रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासकर आप इसको ऐड कर सकते हैं मेंस में, चाहे आपका पीसीएस का मेंस हो, मतलब यूपी पीसीएस का, या फिर से बिहार जो पीसीएस है बीपीएससी। अभी तो बीपीएससी में आप देखेंगे कि 71वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसका भी तो रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। हालांकि हो सकता है कि अब जल्द ही जारी कर दिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि अभी मतलब पिछले दिन जो है बिहार इलेक्शन का भी रिजल्ट आ गया है, तो हो सकता है आप लोगों का भी रिजल्ट अब जो है बीपीएससी वाला आ ही जाए। तो उसके बाद से मेंस में आप लोग सभी लोग लग जाएंगे और मेंस जो है उसके लिए काफी कम समय अब बचा रहेगा आपके लिए, बीपीएससी के लिए, ठीक ना। तो वहां पे ये डाटा आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये नया डाटा आया हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, तो इसमें एनएसएस हुआ है। एनएसएस मतलब नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा, एनएसएस के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है। और ये डेटा है रिलेटेड किससे, तो माइग्रेशन से रिलेटेड है, ठीक ना। माइग्रेशन से ये रिलेटेड है। अब माइग्रेशन माने प्रवास जो होता है उससे रिलेटेड है। अब आप कहेंगे कि यह इतना ज्यादा सेंसिटिव डेटा क्यों है, मतलब ये टॉपिक ही क्यों है। उसका कारण दो है। अभी आपने देखा बिहार विधानसभा जो चुनाव हो रहा था उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा उठा हुआ था तो उसमें था माइग्रेशन से रिलेटेड जो है वह मुद्दा साथ साथ जो है उठा हुआ था। इसमें माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है भी, अगर आप देखें एक अलग दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे, अभी आगे हम लोग देखने का काम करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि यह माइग्रेशन का जो मुद्दा है वह एक तरह से मुख्य रूप से देखेंगे तो आर्थिक या श्रम बल हो गया, या फिर से अगर देखा जाए श्रम बल के द्वारा के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है उसमें जो मतदान करने से रिलेटेड, अभी आपने कुछ समय पहले ये भी देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा चीज बना, मतलब ऐसा वोटिंग प्रोसेस में करने जा रहा था, या वोटिंग प्रोसेस में ऐसा किया जा रहा था कि जो लोग माइग्रेंट होके, जैसे माइग्रेंट होके आए हैं किसी दूसरे राज्य में जो है वो काम करने के लिए। माइग्रेंट जो है वह दो तरह के माइग्रेशन होता है, आपको पता भी होगा। एक माइग्रेशन जो है राज्य टू राज्य मतलब स्टेट टू स्टेट होता है, और एक माइग्रेशन आप देखेंगे कि स्टेट टू मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन में होता है, मतलब एक देश से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होता है, ठीक ना। तो दो तरह का माइग्रेशन होगा। तो उसमें आप देखेंगे ज्यादातर लोग माइग्रेट क्यों होते हैं, माइग्रेंट क्यों होता है, उसका मेन कारण है कि सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के तलाश में, और दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा अगर आप देखेंगे जो उनका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जिसके लिए जो है लोग जो है माइग्रेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा होता है वो होता है कौन सा, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक ना। मतलब जो पर्सनल इनकम हो गया उससे रिलेटेड जो है सारी चीजें मुद्दे रहते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत सारे, ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, पहले ऑन द होल पे भी आप देखने का काम करेंगे तो भारत में बहुत सारे माइग्रेशन यानी माइग्रेंट वर्कर्स जो है वह विदेशों में जाके काम करते हैं, अलग अलग देशों में। हालांकि जैसे कि गल्फ कंट्रीज हो गया, या साउथ ईस्ट जो एशिया के कंट्रीज हो गए, या फिर से आप देखेंगे कि कुछ समय पहले आपने देखा कि अभी चर्चा में भी रहा था कि अमेरिका में हमारे वहाँ के जो वैज्ञानिक है वहां जाके वहां पे कार्य करते हैं, ठीक ना। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जैसे कहे जाते हैं। बहुत ऐसे लोग जो है वह रसिया में जाके काम करते हैं। तो हो गए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके माइग्रेट करना। अब माइग्रेंट की बहुत सारी समस्याएं भी अपनी जगह पे, कि एक तो वह सोशल इनकम के थ्रू जो है उसके लिए जो है वो जा रहे हैं, दूसरा चीज जो है उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और तीसरा जो है जो उनका हरास है, श्रम बल का हरास है, वह सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग देखने का काम करेंगे कि भारत का नेशनल माइग्रेशन सर्वे जो हुआ 2026-27 का, वह क्या हुआ है, एक्सप्लेन इसके बारे में किया गया है, इसमें क्या चेंज जो है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिला है, इस पे हम लोग पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से, मुख्य रूप से इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न जो है प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक ना। कि कौन, अब प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे अभी मैं बता दूं थोड़ा सा, कि प्रीलिम्स में अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये पूछा जा सकता है कि जो ये नेशनल माइग्रेशन जो रिपोर्ट है उस डेटा में जो है माइग्रेशन जो है कम हो गया पिछले वर्ष की तुलना में, या पिछले दशकों की तुलना में, या बढ़ गया है, या इतना प्रतिशत बढ़ गया है, या इतना प्रतिशत घट के रह गया है, ऐसा हो सकता है। दूसरी तरह से अगर प्रश्न पूछे तो मंत्रालय से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि यह कौन सा मंत्रालय के द्वारा ये रिलीज किया जाता है डाटा, और किसके द्वारा ये सर्वे किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल सैंपल सर्वे जो है एनएसएस के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं।
कौन सा मंत्रालय है जो ये कंडक्ट कराता है। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर अगर मेंस के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो मेंस के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में प्रवास एक बहुत ही मतलब संवेदनशील मुद्दा है। इस पे विस्तृत चर्चा कीजिए, इस पे चर्चा कीजिए। इस तरह से जो है मेंस में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो पहला चीज तो याद रखेंगे आप कि मॉस्पी के द्वारा, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, इसके द्वारा ये सर्वे किया गया है। 2026 जुलाई से जून 2027 तक 1 वर्ष का राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण शुरू करने की यह बात की गई है। इस पे सर्वेक्षण होगा। तो याद रखिएगा कि माइग्रेशन से रिलेटेड जो सर्वे होता है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है, मॉस्पी जो है, उसके अंतर्गत जो है, ठीक ना, यानी MOSPI, मॉस्पी के अंतर्गत ये जो है क्या होता है, माइग्रेशन से रिलेटेड ये जो है सर्वे कराया जाता है, ठीक ना। तो विषय जो है इसका थीम अगर देखेंगे तो उसमें एनएसएस, अभी मैं आपको बता भी रहा था, एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, यानी राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण है, यह एक प्रकार का सर्वेक्षण जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आता है, यानी मॉस्पी के अंतर्गत आता है, ठीक ना, इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये काम करता है। ये सर्वेक्षण जो है केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दुर्गम गांव है उनको छोड़कर भारत के जितने भी राज्य हैं, ठीक ना, भारत में टोटल प्रेजेंट में कितने राज्य हैं, तो प्रेजेंट में आपको पता होगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि इससे पहले अगर बात किया जाए तो इससे पहले आपको पता होगा कि 28 से पहले 2014 में 29 राज्य थे, ठीक ना। 2014 में कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। अब आप बोलेंगे तो भैया 28 घट कैसे गए, राज्य कैसे घट गया। उसका कारण ये है कि उस समय जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य था, ठीक ना, लेकिन यह अक्टूबर 2019 में क्या किया गया, वहां से आर्टिकल 370 का लोप कर दिया गया, और लोप करने के बाद से आप देखेंगे कि यह यूटी हो गया, यानी अब स्टेट नहीं रहा, यह 2 यूटी में बट गया। अब ये 2 यूटी कौन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। एक जम्मू कश्मीर जो कि विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव सहित है, और दूसरा जो है वो है लद्दाख आपका, ठीक ना। तो ये 2 यूटीज में ये बट गया था, और 2 यूटी अभी भी 2 यूटी ही है वहां पे। और 2 यूटी में यहाँ पे अगर देखेंगे तो लद्दाख में विधानसभा क्षेत्र आपको नहीं देखने को मिलेगा, जबकि जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलेगा, और इसमें पीओके को भी इसमें मुख्य रूप से टेंटेटिव के रूप में रखा गया है। तो यह 2019 में जम्मू कश्मीर जब बट गया, तो 2019 में जब बटने के बाद ये 29 राज्य थे, इनकी संख्या कितनी हो गई, एक घट गया तो 28 हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह कितनी हो गई, 8 हो गई, जिसमें से 2 तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, है ना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 तो है जो है यही हो गए। दिल्ली एक हो गया, 3 हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक ना। उसके बाद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, ठीक ना, दादर नागर हवेली और दमन दीव हो गया। तो ये सभी जो मिला के टोटल कितने यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं। तो याद रखिएगा ये जो एनएसएस हो रहा है, यानी नेशनल सैंपल जो सर्वे हो रहा है, यह सर्वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो कुछ दुर्गम इलाके हैं। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि एक जनजाति है सोम्पेन जनजाति, ठीक ना, सोम्पेन जनजाति, यह कहाँ की जनजाति है, यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा भी है पहले। तो यह जनजाति जो है वह कहाँ की जनजाति है, सोम्पेन जनजाति, आप लोग बताएंगे। तो सोम्पेन जनजाति आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार का कुछ दुर्गम गांव जो कुछ इलाके हैं उनको छोड़कर बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह मुख्य रूप से आकलन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएसएस के द्वारा, किसके द्वारा, एनएसएस के द्वारा। और कौन मंत्रालय है, मॉस्पी है। मॉस्पी का मतलब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो यह ये मंत्रालय है जिसके द्वारा जो ये सारी चीजें कराई जा रही है, सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अब नया प्रवासन सर्वेक्षण क्यों कराना पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत का पिछला जो विस्तृत सर्वेक्षण हुआ था वह प्रवासन सर्वेक्षण, इसका 64वां दौर 2007-8 था, ठीक ना, जो अब पुराना हो चुका है, बहुत काफी पुराना हो चुका है। तो 64वां जो राउंड का एनएसएस का नेशनल सैंपल सर्वे का 68वां दौर का जो गणना हुआ था 2007-8 में हुआ था। अब आप देखिए 2007-8 और कहाँ अभी चल रहा है 2025, कितना पुराना सैंपल हो गया, ठीक ना। अब नए सैंपल के आधार पे, चूंकि सैंपल सर्वे जो कराया जाता है उसके आधार पे गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। अब देखिए यहाँ से माइग्रेशन जब शहरों में आप देखेंगे, शहरों में आबादी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण एक ये नहीं है कि केवल
शहरों में जो है मतलब जन्म दर ज़्यादा हो गया, ऐसा कारण नहीं है। कारण इसका ये है कि गाँव से बहुत सारे जो कृषक वर्ग के लोग हैं, वह अपने कृषि को छोड़ के या जो लोकल वर्क है उसको छोड़ के कार्य की तलाश में जो है वह शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक ना? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा अगर आप देखने का काम करेंगे कि शहरों में जब ये आ रहे हैं तो 2 चीज़ों की कमी हो गई इनके पास। एक तो कमी हो गई क्या कि यहाँ पे शहरों में आए तो शहरों में ज़्यादा पॉपुलेशन अब बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण जो है अर्बन जो सिस्टम है या शहरी जो मुख्य रूप से क्षेत्र है, उस पे दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है। अब शहरी दबाव ज़्यादा क्षेत्र पे दबाव जब बढ़ेगा तो वही सारी चीज़ें होंगी। जैसे नदियों के किनारे वाला जो बेसिन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जब चला जाएगा दबाव सारी चीज़ें, तो आने वाले समय में फ्लड या मुख्य रूप से अगर संवेदनशील जो इलाके जैसे जोशीमठ में जो सारी चीज़ें हुई थी आपको पता होगा, तो वहाँ पे क्या होगा जो भूकंप से संवेदनशील इलाका है, वहाँ पे जब दबाव पड़ेगा, तो वहाँ पे भूस्खलन से, लैंडस्लाइड से रिलेटेड सारी चीज़ें घटनाएँ या फिर से लैंडस्लाइड के बाद जो प्राकृतिक और घटनाएँ जैसे भूकंप का आना, ये सभी चीज़ें आना जो है लाज़मी होगा और इससे बड़ी मात्रा में जो है जान-माल की हानि होगी। अब जान-माल की जब हानि होगी वहाँ से तो आप बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि हानि होगी तो क्या होगा? जो जाके बनाएँगे तो हानि नहीं होगी, मरबे तो ना करेंगे। तो फिर तो ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा? उससे सीधे-सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे। अब अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कि जो लोग वर्क में यानी लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उनकी संख्या समाप्त हो गई, है ना? अब समाप्त हो गई तो उतना लेबर फोर्स का जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वह जो प्रोडक्ट बना रहे थे, जो प्रोडक्शन कर रहे थे, वो भी क्या हो गया? लैक हो गया, कमी हो गई। तो वहाँ पे सीधे-सीधे अल्टीमेटली रूप से किस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें पड़ेगी। फिर दूसरा एक कारक आप देख रहे हैं, इसमें ही छिपा हुआ है कि अगर लोग माइग्रेंट ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं, इसका मतलब लोग जो है गाँव से सीधे शहरों की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि गाँव में जो बेरोजगारी है, इसका मतलब ज्यादा है। यह एक सेंस लगाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये आप कह सकते हैं कि गाँव के जब ज्यादा मुख्य रूप से माइग्रेशन होके जो है वह शहरों की ओर प्रस्थान जब कर रहे हैं, तो उसका कारण एक और आने वाले समय में यह बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि जब एग्रीकल्चर में वर्क फोर्स नहीं रहेगा, तो फिर एग्रीकल्चर का उत्पादन कैसे होगा? और आपको पता भी है कि हमारा देश जो है कृषि प्रमुख देश रहा है, कृषि उत्पादन प्रमुख देश रहा है और जब वहाँ पे कृषि का उत्पादन ही नहीं होगा, तो अपने ही पास यानी अपने ही पॉपुलेशन विश्व में सबसे बड़ा पॉपुलेशन भारत का इस समय प्रेजेंट में पॉपुलेशन है। तो अपने ही पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए जो है खाद्यान्न नहीं रहेंगे, फूड नहीं रहेगा, तो वहाँ पे पहला कंसर्न ये हो गया। दूसरा कि हमारा अधिकतर जो प्रोडक्ट है, जैसे फूड प्रोसेसिंग जो भी चीजें हैं वह क्या होता है, वह बाहर में एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो जब उत्पादन ही नहीं होगा तो फूड प्रोसेसिंग होगा ही नहीं। जब फूड प्रोसेसिंग नहीं होगा तो सीधे सीधे उसका निर्यात भी नहीं हो पाएगा। अब निर्यात नहीं होगा तो निर्यात जब भारत नहीं कर पाएगा, निर्यात नहीं बढ़ेगा, तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। यानी आप इकोनॉमिक पढ़े होंगे तो देखेंगे ट्रेड से व्यापार घाटा हो जाएगा। अब व्यापार घाटा होगा तो सीधे प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो आपका जो है भुगतान जो संतुलन है, बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उस पे क्या पड़ेगा? सीधे सीधे इफेक्ट पड़ेगा। अब इसी के लिए आप देखे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है गवर्नमेंट के द्वारा। कौन कौन से इनिशिएटिव आप देख सकते हैं? जैसे कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे, जैसे दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तिलहन को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उसमें निर्यात बढ़ सके। आपको पता ये भी होना चाहिए कि दाल के उत्पादन में विश्व में भारत जो है प्रथम उत्पादक है, उपभोक्ता भी प्रथम है और निर्यातक नहीं बल्कि आयातक है, ठीक ना? ये देखिए उत्पादन होने के बाद भी मतलब इसका साफ साफ है कि हम उतने लेवल तक उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं कि हम निर्यात कर सके उस चीज को, ठीक है? तो उसके बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है अभी पिछला बजट जो आया था 2025 वाला, उसमें आपने देखा कि उसमें दलहन को बढ़ावा देने के लिए, तिलहन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। उसके उसके लिए अगर महिलाओं को भी जो है कृषि से ज्यादा शिक्षित करके जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे लखपति दीदी वगैरह, ये सारी चीजें, या किसानों को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जो है मतलब शुरू किए गए हैं। खासकर उनको डिजिटल बनाना और डिजिटल से जोड़ना, ताकि उनको जो है अर्ली रूप से वो सारी जानकारियां फसल से रिलेटेड, बीज से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड वो हम मिल जाए, ताकि
उनको फसल की बुआई में जो है वह दिक्कतें ना हो या फसल की कटाई में दिक्कतें ना हो, फसल से संबंधित दिक्कतें ना हो, कृषि करने में दिक्कतें ना हो। उससे संबंधित आप देखेंगे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी उसमें लगाए गए हैं कि हम किस तरह का मौसम में कौन सा बीज और कौन सा खाद आप डाल सकते हैं और किस तरह से उसकी बुआई कर सकते हैं। जैसे किसानों के नॉलेज में, ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ताकि वहां से कृषि उत्पादकता भी क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र भी खोले जा रहे हैं जिसमें वहां पे बैठ के मीटिंग कराई जा रही है ताकि किसानों के जो कृषि से रिलेटेड ज्ञान है उसको और भी क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। और साथ साथ सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनके जो मुख्य रूप से जो फसलें हैं उनको उनके द्वार पे, उनके गेट पे यानी उनके जो खेत है, फील्ड है, वहीं पे कैसे आसानी से सुलभ रूप से खरीदा जा सके, यह सुटेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव। देखिए, इसमें मैं पार्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग मेंस का टॉपिक जो लिखेंगे वहां पे पार्टी का नाम नहीं रखेंगे। अगर पार्टी का आप नाम रखे तो आपकी कहानी खत्म। एक सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके तहत कौन कौन सी स्कीम, आप स्कीम का उसमें एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक ना, तो उसके लिए भी आप देखेंगे जैसे एमएसपी हो गया, एमएसपी का निर्धारण करना, फसल की बुआई से पहले एमएसपी का निर्धारण किया जाता है लगभग 22 फसलों में। उसके बाद से आप देखेंगे कि फसलों की खरीद के लिए भी आपने देखा कि जेम का भी जो है मतलब क्या किया गया, उद्घाटन किया गया जेम भी, और भी बहुत सारे पोर्टल का निर्माण किया गया जैसे आसानी से जो फसल का उत्पादन हो रहा है उन फसलों को आसानी से जो है किसान से खरीद हो सकती है। और किसान के पास जब खरीद किसान से हो जाएगी तो सीधे सीधे क्या होगा, किसान के पास मतलब उचित मूल्य मिल जाएगा। उचित मूल्य मिलने से वह क्या होगा, उसके पास जब फसल नहीं सड़ेगी तो वह अगला फसल फिर टाइम से मतलब बुआई कर पाएगा। फिर तीसरा चीज ये भी किया गया, वेयर हाउसेस का जो है वो निर्माण कराया जा रहा है अलग अलग जगह पे। वेयर हाउसेस का निर्माण आप जानते भी होंगे, वेयर हाउसेस कितनी जरूरी है, क्योंकि फसल का उत्पादन देखिए, कुछ किसान दो तरह के होता है। एक तो होता है कि वह मतलब कि वह उतना ही उत्पादन करता है जितना उसको उसकी आवश्यकता होती है, उससे अधिक नहीं करता है। एक किसान होता है जो उत्पादन जो होता है वह हमेशा वह मतलब व्यापार के रिगार्डिंग करता है, मतलब उसका जो हो गया जितना उसको आवश्यकता है। जैसे गेहूं के मान लीजिए उसके साल भर का यानी वर्ष भर का जो है खपत है, मान लीजिए 2 क्विंटल का है, तो 2 क्विंटल से एक्स्ट्रा 10 क्विंटल 20 क्विंटल का उत्पादन करना चाहता है, उत्पादन करता है। अब बताइए 20 क्विंटल का अगर उत्पादन करा हुआ है और उस समय मार्केट में उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उस समय उसके साथ क्या होगा, नाइंसाफी हो जाएगा और वह नहीं बेच पाएगा। तो फिर अगला बार वो बोने का इच्छुक नहीं होगा, सीधे भागने का काम करेगा कि इससे बढ़िया, खेती से बढ़िया क्या है कि बाहर में किसी कंपनी में जाएंगे, कमाएंगे और मुख्य रूप से अच्छा से जीवन यापन करेंगे, यही काम करेगा। लेकिन अगर उसको वेयर हाउस का निर्माण करके अगर उसे दे दिया गया तो वह उचित मूल्य पे क्या करेगा, या उचित संरक्षण विधि से अपने जो फसल है उसका मुख्य रूप से संरक्षण कर सकेगा। उसमें आप देखेंगे रिसिप्ट भी मिलता है, आसानी से उसका मूल्य भी मिल सकता है। तो इससे किसानों के जो है, किसान जो है वह क्या होंगे, और उत्साहित होंगे। और उत्साहित होंगे तो कहीं ना कहीं जो मूविंग हो रही है, जो माइग्रेशन की बात चल रही है, माइग्रेशन के जो हाई परसेंटेज जो गांव से शहरों की ओर जा रहा है, वो सीधे सीधे कृषि में संलग्न होगा और कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। उससे रिलेटेड आपने देखा इसी वर्ष बजट में एमएसएमई की परिभाषा भी बदली गई। एमएसएमई जो है एक कोर सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, तो ये कोर सेक्टर है। अब एमएसएमई जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसके द्वारा क्या होगा कि यह योजनाओं का जो है लाभ लेकर आसानी से छोटे छोटे जो उद्योगकर्मी हैं वह उद्योग का स्थापना कर सकेंगे और ये जो कच्चे माल के रूप में जो फसलों का मुख्य रूप से वह क्रय कर सकेंगे, जिससे किसानों को भी लाभ होगा और छोटे उद्यमियों को लाभ होगा, और दोनों मुख्य रूप से जो है हमारी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। तो ये भी एक माइग्रेशन को रोकने का सबसे बड़ा इनिशिएटिव के रूप में गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और क्या क्या इसमें जो है डेटा है। तो अल्पकालिक प्रवास में लगभग अब 15 दिन से लेकर 6 महीने से कम अवधि तक का प्रवास शामिल होगा। देखिए, अभी मैंने जितना भी टॉपिक अभी आपको बताया है, अभी तक जो भी पॉइंट मैंने बोला है आपको, वो सभी पॉइंट मेन से रिगार्डिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। तो मेन से रिगार्डिंग आप उसको नोट कर लेंगे तो वहाँ आसानी होगा, जो मेंस में अगर आप इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो। ठीक ना, अब देखिए कि अब ध्यान जो होगा वो संपूर्ण परिवार के बजाय व्यक्तिगत प्रवासियों पर भी केंद्रित मुख्य रूप से होगा, फोकस होगा, जो नया सैंपल होगा, जो नया सर्वे किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में पिछले प्रवासन सर्वेक्षण 9वें दर में 1955 में देखा जाए तो एनएसएस के माध्यम से प्रवासन का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें 18वां 1963-64 और 64वां जो हुआ था 2007-8 में, ये व्यापक हुआ था। प्रवासन से संबंधित हालिया आंकड़ा जो है वह
अवधि की पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण सर्वे PLFS का है, पीरियाडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है 2020-21 का, उससे अनुमान लगाया जा रहा था। और बहुसंकेतक सर्वेक्षण 2021-21 से प्राप्त हुए हैं, जिससे मुख्य रूप से यह सारी चीजें अनुमान लगाई जा रही थी। तो अभी नया जो है नहीं हुआ था, तो 26-27 के लिए यह राष्ट्रीय प्रवासन सर्वेक्षण करने की बात की जा रही है, ठीक ना। यानी शहरी विकास और कार्यबल आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने में सहायता होगा। यह क्यों, मतलब क्यों कराया जा रहा है, क्या जरूरी है, इसके लिए बताया जा रहा है। ये प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा संबंधित उपाय उठाए जा सकते हैं इससे। आवास, परिवहन और कौशल विकास के लिए लक्षित नीतियों को डिजाइन करने में सहायता होगा। या प्रवासन हॉटस्पॉट और प्रमुख श्रम जो गतिशीलता मार्ग है उसको पहचान आइडेंटिफिकेशन करने में भी यह सहायता प्रदान करेगा। तो इसलिए यह सर्वेक्षण करना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि भारत में प्रवासन जो है PLFS 2020-21 के द्वारा अगर देखा जाए, पीरियाडिक लेबर फोर्स जो सर्वे था उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भारत की प्रवास दर जो था वह 28.9% के आसपास था। वही महिलाओं का प्रवास पुरुषों की तुलना में काफी अधिक था। जैसे गांव में देखेंगे तो 48% महिलाएं और 5.9 जो है वह परसेंट पुरुष थे। वही शहरों में देखेंगे तो 47.8 महिलाएं और 22.5% जो है वो पुरुष इसमें प्रवासन की बात की जा रही थी PLFS में, आपने देखा, ठीक ना। अब प्रवास के कारण में देखेंगे तो काम के लिए सबसे ज्यादा इसमें, और महिलाओं में देखेंगे तो विवाह के कारण इनका माइग्रेशन हो गया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, ठीक है। तो यह इसलिए यह डेटा जो है महिलाओं का ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम लोग यूपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है या PYQ के रूप में, ये देखिए, इसका थोड़ा सा आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए पहली बार सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक समझौता GCM को अपनाया है। दूसरा, GCM में उल्लेखित उद्देश्य प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। और तीसरा, GCM अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं में आंतरिक प्रवासन और आंतरिक रूप में विस्थापित लोगों को भी शामिल करता है। ये तीनों ऑप्शन है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कितने कथन जो है वो आपके सही हैं। तो कितनी स्टेटमेंट सही है आप जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलता है हम लोग अपनी अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा, जरूर वहां पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक IAS आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें UPSC और स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।